तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसमें आपको वॉइस का थोड़ा बहुत इशू रहा होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में बात किया था कि वेपर प्रेशर होता क्या है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेपर प्रेशर के लिए हम लोग स्टार्ट लिक्विड से करते हैं। सबसे पहले कंटेनर में आपके पास लिक्विड होना चाहिए, वो भी क्लोज्ड कंटेनर में। अब लिक्विड को आप इवेपोरेट होने दें, उसका वेपर बनने दें, और जब लिक्विड से वेपर बन रहा है तो वहाँ पर इवेपोरेशन कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा होगा। तो इस दौरान आप क्या करें, उसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने दें। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजर कर लें। वो जो प्रेशर आएगा वही वेपर प्रेशर होता था। पहली चीज़ ये हमने सीखी थी, ये था अपना डिफिनीशन। उसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा देखें, अगर कोई गैस है, केवल आपके पास O2 गैस, इसका अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन आप O2 लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, वेपर बनने देते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने देते हैं, फिर आप प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये कहलाता है आपका वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा था कि ऐसा ही क्यों होता है, इवेपोरेशन कांस्टेंट क्यों रहता है, कंडेंसेशन बढ़ता क्यों जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है, किस इक्वेशन के तहत डिपेंड करता है, ये भी हमने देखा था। और अगर एक टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हमें मालूम है तो दूसरे टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, क्या दिया होगा तो क्या लेंगे, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो यहीं तक किया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, है ना। इसके बाद वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हर लिक्विड का अपना एक यूनिक वेपर प्रेशर होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड हैं, तो इनका वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं हो सकता। अगर एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है, तो इनका अलग अलग और यूनिक वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा। जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें बताया जाता है कि हर मेटल का एक यूनिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इनका एक फिक्स वर्क फंक्शन होता है। अगर मेटल चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप लिक्विड चेंज करेंगे तो उनका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ये यूनिक लिक्विड के लिए यूनिक वैल्यू होगी, एक लिक्विड के लिए एक ही वैल्यू होगी, दूसरे लिक्विड के साथ सेम वैल्यू नहीं आ सकती, पहली बात। अब जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो ज़्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ बी से। अगर ऐसा है तो इससे कंक्लूड ये होता है कि अपना लिक्विड ए जो है ये मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा, इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, वोलेटाइल ज़्यादा होने का क्या मतलब है? वोलेटाइल ज़्यादा होने का मतलब है ये आसानी से वेपर में जाएगा। जैसे आपने ये बहुत ईजिली ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं कहीं पर पेट्रोल गिरा दूं किसी सरफेस पे और किसी सरफेस पे वाटर गिरा दूं उसी सरफेस पे, तो पेट्रोल जो है वो ईजिली वेपर में जाता है। तो पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू वाटर। अब यही बातें यहाँ पर नोट बना के लिखी हुई है, ये आप नोट जरूर बना लें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये नोट एज इट इज लिखा हुआ है एकदम कि एवरी लिक्विड, जितने भी लिक्विड हैं, विल हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये ध्यान रखें, गिवन टेम्परेचर पर बात हो रही है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनके वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। तो गिवन टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के लिए उनका एक यूनिक वेपर प्रेशर होगा। अब अ लिक्विड हैविंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज सेड टू बी मोर वोलेटाइल, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक लिक्विड है ये, जिसका वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है 30 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg क्या, ये लेंथ का यूनिट नहीं है, mm ऑफ Hg प्रेशर का ही यूनिट है। ये आपको मालूम होगा, मोल कंसेप्ट में ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 30 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर ऑफ ए है, 35 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर ऑफ बी है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू देकर आपसे सवाल पूछे कि किसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। तो ये पहला पॉइंट है वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग जो हमने आज देखा, है ना। कल भी हम लोग एक पॉइंट देख चुके थे, वो क्या था, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है वेपर प्रेशर का। तो हमने ये देख लिया कि किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब यहाँ पर देखें, वेपर प्रेशर किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिलेशन देखें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल पास पास रहना चाहेंगे, और पास पास रहना चाहेंगे तो उनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि दूर जाएंगे तभी तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। अगर पास पास है तब तो वो लिक्विड में ही रहेंगे। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उनको दूर दूर भेजना पड़ेगा, और अगर उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फिर तो वो वेपर में जा ही नहीं पाएंगे, और अगर वेपर में जा नहीं पाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने वीक फोर्सेज पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा, वंडरवाल फोर्सेज पढ़ा होगा, वो सब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। अगर कहीं भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, वो वेपर में नहीं जा पाएंगे, उनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, कहीं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अपने पास, अगर मैं आपको एक कंटेनर में NH3 लिक्विड दे दूं, अमोनिया लिक्विड है ना NH3, और दूसरे कंटेनर में आपको H2O लिक्विड दे दूं, और आपसे मैं पूछूं कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, आप ये रिलेशन यूज करके बताएं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे, और वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। तो इसमें जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा वो वेपर में जाने में रेसिस्ट करेगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, तो खटाखट कंपेयर करके बताएं। तो आपको मालूम होगा कि वाटर में जो H बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर H के ऊपर जो पार्शियल प्लस चार्ज है वो ज़्यादा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर वाटर में H बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा वाटर का कम हो जाएगा, NH3 का ज़्यादा हो जाएगा। देखें यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि H2O का वेपर प्रेशर कम है, तो H2O कम वोलेटाइल होगा, इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी, NH3 की ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है NH3 इज मोर वोलेटाइल। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ। वाटर में जो H बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू अमोनिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग अभी तक 2 पॉइंट देख चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर यूनिक होता है, और जिसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा है उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, वेपर प्रेशर का रिलेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आएगी। अब हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को या बॉइलिंग टेम्परेचर को डिफाइन करना है किसी भी लिक्विड के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि आप तो ये चीज़ें क्लास 7 से 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है, लेकिन इस बार जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th में, वो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन चीज़ों को रिलेट करते हुए आपको बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ध्यान से समझते हैं। हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, क्लोज्ड कंटेनर है, ये वेपर में जा रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। इसका वेपर प्रेशर हमने मेजर किया, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर ही है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है अभी हम लोग, और इसका वेपर प्रेशर हमने मेजर किया, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो आएगा। मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर आया 300 mm ऑफ Hg। ठीक बात है। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि अगर मैं टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाना शुरू करूँ तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ के हो गया, ऐसा मैं मान लेता हूँ 400 mm ऑफ Hg। और मान लेते हैं लिक्विड अपना वाटर ही था, तो क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ाते बढ़ाते वाटर का तो हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचोगे, वहाँ क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर जो है ना वो 760 mm ऑफ Hg हो जाता है। 760 mm ऑफ Hg एक्सटर्नल प्रेशर है जो 1 atm के बराबर होता है। तो यही डिफाइन किया गया कि वो टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर पर गिवन लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, या कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, उसी टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर डिफाइन किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक कंटेनर में आप एक लिक्विड लो, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो, और जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वही टेम्परेचर कहलाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। आप देखें यही बात यहां लिखी हुई है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पर देखें सारा ड्राइंग भी बना हुआ है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहां पर देखें 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने एज्यूम किया था 30 mm ऑफ Hg, टेम्परेचर बढ़ाते गए 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ Hg यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बॉइलिंग पॉइंट का ये नया डिफिनीशन जो वेपर प्रेशर के टर्म्स में है वो आपको समझ में आया हो। यहां पर देखें एक आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर दिख रहा है 180 m हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन ये कि आपको इथेनॉल दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर 78.15 डिग्री सेल्सियस पर ही 760 mm ऑफ Hg हो जा रहा है, मतलब यही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, यही हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन ही ये था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मेरे ख्याल से ये सवाल करने के बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट के डिफिनीशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप लोग बताएं, चलिए आप लोग एक बार ट्राई करें। अगर आपसे पूछा जाए कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, ये चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है, आप लोग एक बार सोचें, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो लिक्विड है ना, दो लिक्विड है, इधर वेपर प्रेशर में दिखाता हूं। एक का वेपर प्रेशर 25 है, एक का वेपर प्रेशर 35 है। तो आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये सेम टेम्परेचर पर मैंने दिया है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने दो लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ये आपको बताना है। तो देखें अब हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे ताकि दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते पहुंचना कहाँ है, अपना फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स है कि बढ़ते बढ़ते 760 mm ऑफ Hg तक पहुंचना है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो जिसका ऑलरेडी 35 है वेपर प्रेशर वो तो बहुत आसानी से 760 तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो किसमें ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ ये गैप ज़्यादा है, यानी कि जिसका वेपर प्रेशर कम था उसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की नीड पड़ी बॉयल करने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन निकल के आएगा। इसको ऐसे भी लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसकी तो खुद ही वेपर में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसको बॉयल करना आसान होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जिसका वेपर प्रेशर कम है उसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी कम है, उसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो वेपर में चला जाए। तो दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। वही बातें देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन है। अच्छा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता था तो याद करें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती थी, तो बॉइलिंग टेम्परेचर और वोलेटिलिटी का भी उल्टा रिलेशन होगा कि कोई ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। ये हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट लिक्विड्स का कंपेयर करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल, ऐसे मैंने पीछे एग्जांपल लेके समझा ही दिया, किसी का वेपर प्रेशर 50 mm ऑफ Hg है और किसी का 100 mm ऑफ Hg है ना, दोनों रूम टेम्परेचर पर है। अब हमारा टारगेट का है 760, तो 100 वाला आसानी से 760 तक पहुंच जाएगा, 50 वाले में अपन को ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना, 760 तक पहुंचाने में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। ये मैं पीछे ही समझा चुका था, उसी का एक बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पर था। अब ये एक क्वेश्चन है, ये हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे
इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैं एक हिंट दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। हिंट ये है कि इसमें आपका दो कंसेप्ट यूज होगा, एक जो अपना बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफिनीशन है वो यूज होगा, और दूसरा क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन यूज होगा। और क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, ln वेपर प्रेशर 2 अपॉन वेपर प्रेशर 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, मैं थोड़ा सा ये साइड कर देता हूं ताकि आपको जगह और मिल जाए। यहाँ पर देखें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मेजर किया गया है डाई इथाइल ईथर का, ये अपना एक ईथर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 327 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक बात, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस पर अपना जो है वेपर प्रेशर कितना हो गया होगा 760 mm ऑफ Hg, है ना। एंड एट 190 mm ऑफ Hg इट बॉइल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने 190 किया है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो गए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जब 327 डिग्री सेल्सियस था, इसको केल्विन में बदल लें तो 600 केल्विन आएगा, तो इसको मैं T1 मान लेता हूं, है ना। तो T1 600 केल्विन, इसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर क्या आएगा 760 mm ऑफ Hg। और अगर अपना वेपर प्रेशर 190 था, कब, जब टेम्परेचर अपना था 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। बस अब आपको सिंपली लगा देना है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। जब क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाएं, डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है क्या, वही पूछ रहा है अपना। ठीक है, अब देखें यूनिट सेम है, पुट करें यहाँ वेपर प्रेशर 2 क्या आएगा 190, नीचे 760। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपन को फाइंड करना है तो वो एज इट इज रख देंगे। किसमें फाइंड करना है अपन को, जूल में, चलिए आर की वैल्यू दे ही दी है 8.3, कोई बात ही नहीं है। यहाँ 1 अपॉन T1, T1 भाई अपना है 600, तो 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन 300। यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम तो 600 ही आएगा, यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा ln 1 अपॉन 4, है ना, इंटू 8.3 कर देता हूँ इधर लाके मैं, है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका, तो माइनस मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ, 300 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 को 4 की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू ln2, जिनको मैथ आता है वो आसानी से समझ गए होंगे, इसको माइनस का 2 इंटू ln2 लिख सकता हूँ, इंटू 8.3 इंटू 300 इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा एच वेपोराइजेशन। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ln2 आप लोग 0.7 यूज कर लेना, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 0.693 होती है, लेकिन आप लोग 0.7 यूज कर लेना, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। आंसर अपने पास लिखा भी होगा, यहाँ पर ध्यान से देखें, एकदम सेम यहाँ पर ध्यान से देखें, आगे पूरा सॉल्व किया हुआ है जी, बिल्कुल 2 ln2 8.3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1/600, यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक था, यहाँ पर 1 अपॉन 600 होगा, एलसीएम 600 आता, सॉरी, है ना, यहाँ पर 1 अपॉन 600 कर लेंगे, है ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ 600 होना चाहिए, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, 1 अपॉन 600 होगा, तो यहाँ 600 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा ये 6.97 आ जाना चाहिए, एकदम सेम कैलकुलेशन है, 2 इंटू 0.7 इंटू 8.3 इंटू 600, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, अगर आप जूल में रखना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड ना भी करें तो चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की चीज़ें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट देखे वेपर प्रेशर से रिलेटेड, उसी नोट पॉइंट के बाद हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट का एक डिफिनीशन देखा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वेपर प्रेशर किस तरह से रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, वेपर प्रेशर किस तरह से रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट से। आपको याद हो तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्स रिलेशन था, वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी इन्वर्स रिलेशन था। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन पर बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल देखे, जिससे कि आपको वो फॉर्मूला यूज करना आ जाए। इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जेईई में हर साल क्वेश्चन आते रहे, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उससे आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय ऑल, थैंक यू ऑल।